हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं रोहित सिंह कुशवाहा RSI अकेडमी की तरफ से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो गुप्त काल पर है, गुप्त डायनेस्टी पर है, भारतीय इतिहास की गुप्त साम्राज्य पर है। तो सन 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना, जिसने गुप्त वंश की नींव डाली। और गुप्त राजवंश या गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में एक था। इसे भारत का एक स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण और सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया और मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी सदी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक और पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी में शुरुआत हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य की स्थापना का शुरुआती श्रेय जो जाता है वो श्रेय को जाता है। गुप्त राजवंश के आरंभ के बारे में पता नहीं चलता। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वह है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री सिंह ने 500 वर्षों बाद सन 641 से लेकर सन 694 के बीच में किया। पुराणों में यह कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत, जिसको आज हम अयोध्या तथा मगध में फैला हुआ था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक थे। प्रसिद्ध इतिहासकार KP जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग के शासक थे। चीनी यात्री सिंह के अनुसार मगध के मृग शिखावर में मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव दान में दिए गए थे। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गद्दी में बैठा। 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का वह शासक रहा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। कहीं कहीं इसे पहला गुप्त साम्राज्य शासक भी कहा गया है। इसका कारण ठीक से नहीं बताया जा सकता। उसके बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त गद्दी पे आए। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। गुप्त साम्राज्य की समृद्धि का युग यहीं से आरंभ होता है। चंद्रगुप्त ने सिंहासन रोहण के अवसर पर 320 ईस्वी में इसे नवीन संवत यानी गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली का प्रथम स्वतंत्र शासक था। यह विदेशी को विद्रोह द्वारा हटाकर शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और इसका शासनकाल 320 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक चला। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उसकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवी को राज्य प्राप्त कर लिया और मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चिन्ह अंकित थे। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त में ला लिया। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के का चलन करवाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना लिया। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में लाया और साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। इनके बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त का शासनकाल आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें परक्रमांक कहा गया। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना गया है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाले महान विजित सम्राट थे। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी है। उनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ था, जिसे दक्षिणापथ भी कहा गया। इसमें उसके 12 विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि और संगीतज्ञ भी था। उसका देहांत 380 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था।
जिसे कविराज भी कहा गया। वह महान संगीतज्ञ था, उसे बीड़ा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री और दरबारी कवि था। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। काव्यलंकर सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहायी तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। समुद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ भी था, लेकिन वह हिंदू धर्म मत का पालन करता था। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर बंध यानी धर्म का प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जो उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, पश्चिमी राजपुताना, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिणापथ के शासक और पश्चिमी उत्तर भारत के विदेशी शक्तियाँ उसकी अधिकता स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त के काल में सदियों की राजनीतिक विकेंद्रीकरण और विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के पे पता चलता है समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु पर गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल और कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव सामनी को शकराज को भेंट में दे दिया। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छद्म वेश में ध्रुव सामनी के वेश में शकराज के पास गया। फलतः रामगुप्त निंदनीय होता गया और तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय 365 में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त का प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध भी हुआ। उसने 365 से लेकर 414 तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। समुद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विस्तार हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री है। उसने विक्रयांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों के सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश्वर से द्वितीय के साथ किया। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ में विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की समृद्ध शक्तियों से शकों का उन्मूलन किया। कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल, जो अभी कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में हुआ। शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। शकों के पर विजय के बाद उसने साम्राज्य को न केवल मजबूत बना, बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर आधिपत्य भी स्थापित हुआ। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बना। विद्वानों को इसमें संदेह कि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। उसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर की। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। शक विजय पश्चिम में शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त साम्राज्यों के राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा पर राज करते थे। 389 से लेकर 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया गया। वाहिक विजय महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार करके, 5 मुख मतलब 5 इसकी जो सहायक नदियाँ उनकी बात की जा रही है, पार कर वाहिकों पर विजय प्राप्त की। वाहिकों का समीकरण कुषाणों से किया गया और पंजाब का वह भाग जो व्यास के निकटवर्ती भाग था। बंगाल विजय महाशैली स्तंभ के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के स्तंभ को परास्त किया था। गणराज्यों पर विजय पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों पर समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी थी। परिणामतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। अपनी विजय के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त
द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके साम्राज्य पश्चिम से गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर ताप घाटी में दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपड़ा, कमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटकर, वराहमिहिर, वरुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य। उल्लेखनीय ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया था। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सन 412 में सत्तारूढ़ हुआ। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेही से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। वह कुमारगुप्त के बैसाठ का राज्यपाल था, यानी वैशाली का राज्यपाल था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति की पराकाष्ठा पर था। उसने अपने साम्राज्य को अधिक संगठित और सुशोभित किया। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह परास्त किया। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण नर्मदा तक और पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत किया। कुमारगुप्त प्रथम में अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रा, दिव्य आदि उपाधियां धारण की थी। मिलरब्द अभिलेख से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख शांति का वातावरण विद्यमान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म अनुयायी था, किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। उसने आधिकारिक संख्या में मयूर आकृति की रत्न मुद्राएं यानी सिल्वर कॉइन्स प्रचलित चलवाए थे। उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कुमारगुप्त के कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं इनके काल की। तो पहला तो पुष्यमित्र से युद्ध था। तो भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त ने शासनकाल में अंतिम क्षण में शांति नहीं थी। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त किया। कुछ इतिहास के विद्वानों के मतानुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत की में विजय अभियान चलाया, लेकिन सतारा जिले से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। सतारा जिले में प्राप्त 1394 मुद्राएं से लेकर पूर्व से 13 मुद्राओं के सहारे में अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है। पुष्यमित्र से आक्रमण के बाद के समय से ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित करके उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहा। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाकर वाकटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकटक शासक नरेंद्र सेन को भी पराजित किया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्षों तक शासन किया और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहीं अभिलेख में स्कंदगुप्त को शकोपन कहा गया। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था और जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसने अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और उसने 2 माह के भीतर अतुल धन व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील का बांध का पुनर्निर्माण कराया था। उसने अपने शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। उसको सबसे पहले अधिक परेशान मध्य एशियाई हूण लोगों ने किया। हूण एक बहुत ही दुर्दैव कबीला था और उसके साम्राज्य से पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना हुआ था। श्वेत हूणों के नाम से पुकारे जाने वाले उनकी शाखा ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके फारस तथा भारत की ओर रुख किया। उन्होंने पहले गांधार पर कब्जा किया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी, पर स्कंदगुप्त ने उन्हें करारी शिकस्त दी और हूणों ने अगले 50 वर्षों तक भारत से अपने आप को दूर रखा। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया। गोविंदगुप्त स्कंदगुप्त का छोटा चाचा था, जो मालवा के गवर्नर पद पर नियुक्त था। उसने स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्कंदगुप्त ने इसके विद्रोह का भी दमन किया। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश का आखिरी सम्राट था।
468 ईस्वी में उसका निधन हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु सन 467 में हुई थी। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके भी 100 वर्षों तक बना रहा और धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित राजा हुए जो कि थे पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, दामोदर गुप्त, बुद्धगुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और माधवगुप्त। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंतों और शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। इसमें एक था उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब 2 शताब्दी तक शासन किया और इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजवंशों का उल्लेख नहीं है। परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त ने माने जाते हैं। अवसरगर लेख के अनुसार मगध उसका मूल स्थान है, जबकि विद्वानों ने उसका मूल स्थान मालवा कहा है। उसका उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ। उत्तर गुप्त वंश में 3 शासकों ने शासन किया। तीनों शासकों ने मौखरी वंश से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कुमारगुप्त यह उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा था जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासन अत्यंत शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और उसका प्रतिद्वंदी मौखरी नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय प्रयाग में पुष्यार्जन हेतु प्राणांत करने की प्रथा प्रचलित थी। हाम गंगे देव जैसे शासकों का अनुसरण करते हुए कुमारगुप्त ने प्रयाग जाकर स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में अपने जीवन का त्याग किया। तो ये हुई आपके लिए गुप्त राजवंश की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है, ज्ञानपूर्वक लगी, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी में विजिट कीजिए, लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए।